प्रिय भाई बहनों, शुभाशीष। आज का यह वीडियो कक्षा 10 इतिहास विषय के अंतर्गत पाठ 2 भारत में राष्ट्रवाद का उदय का तीसरा भाग है। इस वीडियो में आज आप सभी राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। भाई बहनों, जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय सन 1857 ईस्वी के क्रांति से हुआ और उससे पूर्व देश में अंग्रेजों की अत्याचारपूर्ण नीतियों के विरोध में अनेक राष्ट्रवादी घटनाएं, विद्रोह चलते रहे। लेकिन 1857 ईस्वी में एक सामूहिक प्रयास, एक सामूहिक नेतृत्व राष्ट्रवादी विचारधारा को मिला और उसका प्रस्फुटन हुआ। यद्यपि 1857 ईस्वी के क्रांति का दमन कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, परंतु यह राष्ट्रवादी विचार भारतीयों के मन से नहीं गया, भारतीयों के हृदय से नहीं गया। उसे कुछ समय तक दबाया गया और यह विचार जब उनको एक प्रकार का राजनीतिक मंच मिला 28 दिसंबर सन 1885 ईस्वी को, और उस समय 28 दिसंबर सन 1885 ईस्वी को भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है और उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से भारतीयों को एक अपने विचारों को रखने का एक मंच मिलता है, अंग्रेजों को अपने संदेशों को पहुंचाने का एक माध्यम मिलता है और इस मंच अथवा माध्यम से भारत के नेता, भारत के राष्ट्रवादी नेता अपने विचारों को अंग्रेजों तक पहुंचाने का प्रयास किए। वास्तव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज रिटायर्ड जनरल डॉक्टर A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इसको लिख देना, हम जी समझेंगे। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी इसका नाम एलन ऑक्टेवियन डॉक्टर A.O. A.O. ह्यूम ने किया था। A.O. ह्यूम यह अंग्रेजों द्वारा ऐसा माना जाता है कि यह भारत के प्रति उदारवादी नीति अपनाया, ऐसा कुछ नहीं है। वह अंग्रेजों का एक प्रकार का एजेंट था और भारत के राष्ट्रवादी नेताओं और अंग्रेजों के मध्य एक प्रकार का उसने मध्यस्थता करने का काम इस संगठन के माध्यम से किया था और उसने कहा था कि यह अंग्रेजों के लिए, यह संगठन अंग्रेजों के लिए एक सेफ्टी वाल्व, जैसे हृदय में वाल्व होते हैं, सुरक्षा कवच होता है, ऐसे एक सुरक्षा कवच का काम करेगा, एक सेफ्टी वाल्व का काम करेगा। ये अंग्रेजों का और A.O. ह्यूम का विचार था, लेकिन भारतीय इस संगठन की स्थापना के पीछे जो उद्देश्य मानते थे, वह उद्देश्य यह था कि हम अंग्रेजों की नीतियों को जान सकेंगे और इस मंच के माध्यम से पूरे राष्ट्र में अधिवेशन करेंगे और अधिवेशनों के द्वारा हम पूरे राष्ट्र में राष्ट्रवादी विचारधारा को फैलाएंगे। तो ऐसा भारतीय नेताओं का अपना अलग उद्देश्य और अंग्रेजों का अपना अलग उद्देश्य था कांग्रेस की स्थापना के पीछे। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यह कांग्रेस का महासचिव रहा और प्रथम अध्यक्ष जो कांग्रेस के रहे वो भारतीय थे, W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो इस प्रकार से कांग्रेस की स्थापना से भारत में राष्ट्रवादी विचारधारा को गति मिली। राष्ट्रवादी विचारधारा हमारे अंदर है, जनता के अंदर है, लेकिन उसको गति नहीं मिलेगी तो वह प्रस्फुटित नहीं होगी। 1857 की क्रांति के दमन से वह जो गति थी वह मंद हो गई थी, दमन हो गया था, इसलिए वह मंद पड़ गई थी।
उसके बाद राष्ट्रवादी विचारधारा को राष्ट्रवादी आंदोलन ने गति प्रदान किया और यह गति 28 दिसंबर 1885 से लेकर के अब बीच में कुछ कम कुछ अधिक उतार चढ़ावों के द्वारा और 15 अगस्त 1947 देश के आज़ाद होने तक यह चला और इसी के माध्यम से देश आज़ाद हुआ। इसमें इस राष्ट्रवादी आंदोलन के माध्यम से देश के जन जन तक और राष्ट्रवादी विचारधारा का जागरण हुआ। इस आंदोलन को हम 3 चरणों में बांट सकते हैं। प्रथम चरण ये 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी का, इसमें हमने बताया कांग्रेस की स्थापना हुई और कांग्रेस के जो प्रमुख नेता थे ये उदारवादी विचारधारा के थे। इसमें दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता, महादेव गोविंद राणा दे, ऐसे अनेक जो कांग्रेस के नेता थे ये उदारवादी विचारधारा, नरमपंथी विचारधारा के थे। और इस चरण में अर्थात प्रथम चरण में जो 1885 से 1905 ईस्वी तक चला, इसमें कांग्रेस का उद्देश्य स्पष्ट नहीं था, अर्थात कांग्रेस क्या चाहती थी यह उद्देश्य स्पष्ट नहीं कर पाई थी। यद्यपि इसमें बुद्धिजीवी वर्ग ये सब थे। दादा भाई नौरोजी बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, गोपाल कृष्ण गोखले बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, फिरोज शाह मेहता बुद्धिजीवी थे, R.C. दत्ता ये बुद्धिजीवी थे, ये सारे लोग बुद्धिजीवी थे। लेकिन इन्होंने अभी उद्देश्य अपना स्पष्ट नहीं कर पाया था। ये ट्रिपल P के सिद्धांत का पालन करते थे। ट्रिपल P हम यहाँ समझाना चाहेंगे आप लोगों को। ट्रिपल P क्या है? एक P आपका हो गया प्रोटेस्ट हम सभी जानते हैं। दूसरा P आपका हो गया प्रेयर और तीसरा P आपका हो गया पेटिशन। प्रोटेस्ट, प्रेयर, पेटिशन। इसका अर्थ क्या हुआ? प्रोटेस्ट का अर्थ क्या हुआ? विरोध। क्या हुआ? विरोध। प्रेयर माने प्रार्थना और पेटिशन माने याचिका। अब आप समझ गए होंगे कि जो कांग्रेस का प्रथम चरण चला, उस चरण में ये जो बुद्धिजीवी नेता थे ये कांग्रेस का लक्ष्य स्पष्ट नहीं तय कर पाए और किस सिद्धांत पर चलते थे? प्रोटेस्ट अर्थात विरोध। किसका विरोध? प्रोटेस्ट अर्थात विरोध। किसका विरोध? अंग्रेजों का विरोध। प्रार्थना अर्थात अंग्रेजों से प्रार्थना करते थे। किसके लिए प्रार्थना करते थे? जनता के हित के लिए प्रार्थना करते थे, सुशासन के लिए प्रार्थना करते थे और अत्याचारपूर्ण नीतियों को हटाने के लिए प्रार्थना करते थे। जब कोई एक गाल पर थप्पड़ मारता तो वो दूसरा गाल भी सामने कर देते थे। ऐसे उदारवादी नेता थे, ऐसी प्रार्थना करते थे कि अहिंसावादी विचारधारा के थे, अहिंसा की प्रार्थना करते थे, उनको समझाते थे। और याचिका यानी भिक्षा मांगना, आप जान लीजिए बहुत कट शब्द है। भिक्षा मांगते थे किसके लिए? देश के नागरिकों के सम्मान की, अपने सम्मान की, अपने हितों की रक्षा के लिए और उनसे भिक्षा मांगते थे। देश को सुदृढ़ करने के लिए भिक्षा मांगते थे। आज़ादी के लिए, आज़ादी की बात उन्होंने नहीं कही, कभी नहीं कही। वो मानते थे कि अंग्रेजों का जो शासन है वो कुछ हद तक ठीक है
लेकिन उनमें जो कमियां हैं, उनके जो अत्याचारपूर्ण नीतियां हैं, उनका वो विरोध करते थे और उनको सुधारने के लिए प्रार्थना करते थे और याचिका अर्थात अपने सम्मान की भीख मांगते थे। तो इस प्रकार ट्रिपल पी के सिद्धांत पर उनका एक कठोर चलना चला। इसके कुछ ही दिनों बाद जो इसमें युवा नेता थे, ये जो वृद्ध थे, बुद्धिजीवी थे, लेकिन जो युवा नेता थे कांग्रेस के, उनके अंदर यह भावना जन्मी कि हमें सुशासन नहीं चाहिए, हमें सुशासन नहीं चाहिए, हमें स्वराज्य चाहिए, अपना राज्य चाहिए। आपके राज्य, आपका प्रशासन ठीक नहीं है। ये मानते थे कि प्रशासन आपका ठीक नहीं है, लेकिन उस प्रशासन में सुधार करिए। और ये मानते थे आपका प्रशासन ठीक नहीं है, आप भी ठीक नहीं है और हमें अपना देश चलाने के लिए हमें छोड़ दीजिए, आप जाइए यहाँ से। ऐसा ये युवा लोग हैं, मानते थे। और आगे चल करके और 1898 ईस्वी में कांग्रेस में एक विचार और जन्मा। वह विचार था चरमपंथी विचार। चरमपंथी अर्थात उग्रवादी विचार, क्रांतिकारी विचार, टिट फॉर टैट का विचार। ये विचार जो था, ये विचार उत्पन्न करने वाले 3 प्रमुख क्रांतिकारी थे, जिनका नाम हम जानते हैं लाल बाल पाल। लाल बाल पाल। अभी लाल बाल पाल कौन थे? लाल माने लाल लाजपत राय, बाल माने बाल गंगाधर तिलक और पाल माने बिपिन चंद्र पाल। ये 3 ऐसे युवा कांग्रेस के क्रांतिकारी नेता थे जिनको इन उदारवादी, इन अहिंसावादी लोगों का विचार पसंद नहीं आया और ये चरमपंथ अपनाए। और आगे चल करके कांग्रेस का जो द्वितीय चरण था, वह द्वितीय चरण 1905 ईस्वी से लेकर के 1919 ईस्वी तक चला। और 1905 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक के इस चरण में इन प्रमुख 3 नेताओं का योगदान था। इनके साथ एक नेता और थे, अरविंद घोष। अरविंद घोष एक क्रांतिकारी कवि भी थे, जिनका जन्म 15 अगस्त के दिन हुआ था। 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस है, उस दिन इनका जन्मदिन भी मनाया जाता है। तो अरविंद घोष भी क्रांतिकारी एक नेता थे, जो ये लाल बाल पाल के साथ मिलकर के और क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए। 1905 ईस्वी में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, इस उद्देश्य से किया कि वह बताया कि हम ये सुशासन की दृष्टि से, सुशासन लाने की दृष्टि से कर रहे हैं। जो सुशासन लाने शब्द जब ये बुद्धिजीवी नेता कांग्रेस के सुने, उदारवादी नेता सुने, तो ये उदारवादी नेता अर्थात अहिंसावादी नेता ठीक समझे, उसका समर्थन किए। लेकिन ये जो लाल बाल पाल थे, इन्होंने विरोध किया। अरविंद घोष ने विरोध किया, कहा देश का बंटवारा नहीं होगा, देश का टुकड़ा नहीं होगा। और अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन को सुशासन बताया, भारतीयों ने जो समझा वह सही समझा। बंगाल विभाजन को हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने की नीति समझा। उस समय हिंदू और मुसलमान एक थे और अंग्रेजों की नीतियां थी फूट डालो राज करो। तो धर्म के आधार पर उन्होंने फूट डाला और उसका परिणाम 1906 ईस्वी में एक नया संगठन बटा बंगाल। और बंगाल बटने के बाद एक बंगाल के ही क्रांतिकारी मुस्लिम नेता थे आगा खां और मोहसिन रजा। आगा खां और मोहसिन रजा ने 1906 ईस्वी में एक अलग मुस्लिम संगठन मुस्लिम लीग की स्थापना की कांग्रेस की तर्ज पर, और कांग्रेस से बाहर हो गए। तो इस नाते से हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने के कारण और मुस्लिमों का एक अलग संगठन बना, हिंदुओं का एक अलग संगठन। अधिकांश मुस्लिम कांग्रेस से छोड़ करके और उसमें मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। और 1907 ईस्वी में यह सब जब युवा क्रांतिकारी देख रहे थे कि उदारवादी नेता अंग्रेजों का ही पक्ष ले रहे हैं, अंग्रेजों में ही सुशासन स्थापित करना चाह रहे हैं, स्वराज्य की मांग नहीं कर रहे हैं, तब इन्होंने लक्ष्य स्पष्ट किया और सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। उस अधिवेशन में 1907 ईस्वी में अधिवेशन होता है। उस अधिवेशन में
कांग्रेस के दो खंड हो जाते हैं, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है और एक नरम दल का एक अलग कांग्रेसी दल बनता है और एक गरम दल बनता है। तो नरम दल कौन? जो अहिंसावादी विचारधारा के थे, उदारवादी विचारधारा के थे। ये लोग वैधानिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से और अंग्रेजों से ट्रिपल पी का पालन करते हुए, अर्थात प्रोटेस्ट, प्रेयर और पेटिशन का पालन करते हुए देश में सुशासन स्थापित करना चाहते थे राजनीतिक तरीके से, संवैधानिक ढंग से। और दूसरा जो गरम दल था, वह गरम दल क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से, सशस्त्र क्रांति के माध्यम से, उग्र स्वभाव हो करके, टिट फॉर टैट का स्वभाव हो करके, जैसे को तैसा, अर्थात तुम एक थप्पड़ मारोगे तो हम 10 थप्पड़ मारेंगे और तुम्हें यहाँ से खदेड़ देंगे, ऐसा भाव लेकर के एक क्रांतिकारी दल का गठन हुआ। और उस दल के गठन होने के बाद अंग्रेज भय खाने लगे। अंग्रेज ये समझ गए कि भारत अहिंसावादी विचारधारा का तो है, लेकिन यह बुद्ध और नानक और महावीर के विचारों को लेकर चलने वाला है। परंतु समय आने पर, अपने आन मान पर आंच आने पर, यह शिवाजी भी बन जाएगा, या जो है महाराणा प्रताप बन जाएगा, या भगवान राम बन जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ के जन जन में क्रांतिकारी गतिविधियाँ फैली। लाल बालपाल, अरविंद घोष आदि ने फैलाया। 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुई। 1909 ईस्वी में पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम आया, उसका विरोध और किया लोगों ने, और अनेक क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ इस राष्ट्रवादी आंदोलन को आगे बढ़ाया। तीसरा चरण जो था, ये अंतिम चरण और कांग्रेस का, और तीसरा चरण जो चला वो 1919 ईस्वी से 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक चला, देश की आज़ादी तक चला। इस चरण में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट करके आ गए थे और 1915 ईस्वी में भारत लौट के आए, और उसके बाद भारत की दुर्दशा को देख करके उन्होंने अनेक आंदोलन शुरू किए। चंपारण सत्याग्रह से लेकर के सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, सहयोग आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, और भारत छोड़ो आंदोलन में ही अंग्रेज छोड़ करके भारत को भाग गए। तो सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत उन्होंने सर्वप्रथम बिहार के चंपारण जिले से किया, और अनेक खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह हम सभी जानते हैं। और उनके साथ जो लगे नेता, उसमें लाला लाजपत राय तो थे ही, वीर सावरकर भी थे क्रांतिकारी, और उसके बाद में जो आपके गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू और जो नेता थे, उनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और क्रांतिकारी गतिविधियों में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ऐसे अनेक क्रांतिकारी जो दल थे, तो क्रांतिकारी दल का नेतृत्व ये सभी क्रांतिकारी नेता कर रहे थे, और उदारवादी दल का नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे। और अपने उदारवादी आंदोलनों के माध्यम से जन जागरण का काम गांधी जी करते, और युवाओं को संगठित करने का, और एक सिपाही का काम, देश की रक्षा का काम एक क्रांतिकारी और दल करते। तो इस प्रकार से दोनों दलों ने मिल करके और देश को आज़ाद कराया। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में आपको करेंगे कि गांधी जी द्वारा और जो उदारवादी आंदोलन चलाया गया उसके बारे में, और जो चंद्रशेखर आज़ाद, वीर सावरकर और लाला लाजपत राय द्वारा ये जो क्रांतिकारी गतिविधियां चलाई गई, इन गतिविधियों के माध्यम से कैसे देश आज़ाद हुआ, इन दोनों गतिविधियों को हम आगे पढ़ाएंगे, अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। इसका PDF हम आपको भेजेंगे, इसको नोट्स करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।